नमस्कार दोस्तों। तो ये जो वीडियो है, ये जो हमारी क्लासेस है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी क्योंकि मुझे अभी लगभग 8-10 दिन के लिए थोड़ा आउट ऑफ शेड्यूल रहना है। तो मैं कुछ आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्डेड करके इस फॉर्म में डाल दूंगा, तो आप लोग इसे एक-एक करके देख लीजिएगा। ये वीडियो और लाइव वीडियो में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस अंतर इतना रहेगा कि लाइव वीडियो में आप लोगों से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ और इसमें आप लोगों से मैं सीधे अपनी चीज़ें को बता पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो भी अगर डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं उससे यथावत पूरे तरीके से बता दूंगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करेंगे, सीधे हम आते हैं क्षिप्रा नदी पे। अब क्षिप्रा नदी का सबसे पहले आपको ओरिजिन वगैरह देखना है, तो सबसे पहले आप मैप को देखिए कि एक्चुअल में मैप हमारा कैसा है और मैप के अकॉर्डिंग हमारी नदी कहाँ कहाँ बह रही है। ठीक है, तो हमने देखा है कि भैया, ठीक है, तो ये हमने देखे कि ये हमारा मैप बन गया। मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैप के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि क्षिप्रा नदी जो है वो हमारे उज्जैन वाले एरिया से निकल रही है। देखो, उज्जैन वाले एरिया से ज्यादा जा रही है, लेकिन अगर ओरिजिन आएगा, देखो कहते हैं कि उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा नदी के तट पे ही सिंहस्थ मेला लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। आप भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु अधिकतम बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे, उज्जैन में सबसे ज्यादा बहती है, तो ये लगा के जाए कि इसका उद्गम स्थल भी उज्जैन है। तो ये आपको गलती नहीं करना है। उज्जैन से ये जरूर प्रवाहित होती है, परंतु इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जो है वो मऊ में है। अब मऊ कहाँ है, तो आपको पता है मऊ हमारे इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ से आता है? इंदौर जिले के अंतर्गत। और इंदौर में जिस जगह पे हमको देखने मिलेगा, मऊ के काकरी बर्डी में। कहाँ पे? काकरी बर्डी में। तो ये एरिया आपको याद रख लेना है कि अगर बोल देंगे कि ओरिजिन कहाँ हुआ है तो बताइएगा काकरी बर्डी। अच्छा, यहाँ विंध्यन श्रेणी है क्या, सतपुड़ा श्रेणी? तो आप ये याद रख लेना, ये श्रेणी जो है सर, ये विंध्यन श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? विंध्यन श्रेणी। मतलब पर्वतमाला कौन सी? विंध्यन। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये वाला जो एरिया जो चल रहा है, ये वाला जो एरिया चल रहा है, ये विंध्यन श्रेणी है। इसी के नीचे अगर मैं इसकी ऐसी बात करूं तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा श्रेणी देखने मिल रही है। ठीक है, जैसे केमोर मिल गया, भांडेर मिल गया, फिर विंध्यन मिल गया, फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं राजपीपला मिल गया, महादेव मिल गया, फिर उसके बाद मेकल पर्वत मिल गया। तो ये आपको लोकेशन ये याद रखना है। देखो कभी कभी तो क्वेश्चन इतना इजी निकल के जाता है कि बताइए भैया हमारी क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाता है। तो विंध्यन श्रेणी से निकलती है, ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, पर्वत कौन सा है? देखो पर्वत या चोटी वगैरह आ जाए तो यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे एक पर्वत है जो मैंने बहुत बार बताया हूँ आपको, परियात्र पर्वत। ये महाभारत कालीन है ना समय में जाना जाता था। तो आपको मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आएंगे तो पर्याप्त, और इस एरिया में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा? ऋक्ष पर्वत। तो अब मेकल श्रेणी जो है वो इसी पर्वत के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपको अलग रखना है। अब इसके बाद हमने देखे कि हमारी क्षिप्रा नदी जो है, क्षिप्रा नदी जब निकलती है तो ये क्षिप्रा नदी ये निकल रही है, और निकलने के बाद आपको याद रख लेना है कि जब ये निकल रही है तो यहीं से मऊ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? चंबल। ये चंबल में जाके मिल रही है। तो कहाँ जाके मिल रही है? चंबल में। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये हमारी जो क्षिप्रा नदी है वो किस में जाके मिलती है? चंबल में जाके मिलती है। किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। अच्छा, अब अगर और क्वेश्चन आ गया कि सर ये जिस जगह से निकलती है वो तो आपने बता दिया, काकरी बर्डी से निकलती है, मऊ उज्जैन मऊ से निकलती है, जो कि इंदौर के अंतर्गत आता है। मऊ का फुल फॉर्म क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार इसी के अंतर्गत आएगा। फिर विंध्यन श्रेणी से निकलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए और डिटेल में तो पूछ लेगा कुंड क्या है, तो कुंड आप बाबू याद रख लेना। कुंड जो आपको देखने मिलेगा, कुंड जो आपको देखने मिलेगा, वो कुंड जो देखने मिलेगा उसका नाम है बाणेश्वरी कुंड। कौन सा है? बाणेश्वरी कुंड। बाणेश्वरी कुंड। अब बोलोगे सर क्षिप्रा से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद रख लेना क्षिप्रा नदी का जो प्राचीन नाम है वो बाणेश्वरी ही है। ये देखो अब इसी से क्वेश्चन निकल गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाणेश्वरी किसका प्राचीन नाम है तो आप बता देना क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलिए, आगे हम देखते हैं कि इसके अन्य नाम क्या क्या है। अन्य नाम इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन निकल रहे हैं और बहुत बार एग्जाम में निकल रहे हैं, तो अन्य नाम हम देख लेते हैं कि अन्य नाम क्या क्या है किसके? क्षिप्रा नदी के। तो क्षिप्रा नदी का सबसे पहले तो आपको याद रख लेना है, क्षिप्रा नदी को जब हम देखते हैं कि उज्जैन में जाती है तो जैसे उज्जैन को कनक श्रृंगा कहते हैं, कनक श्रृंगा कहते हैं,
तो इसका नाम भी आप याद रख लेना, कनक श्रृंगा है। ठीक है, कनक श्रृंगा। अच्छा, फिर दूसरा याद रख लेना, ज्वार हरणी। ज्वार हरणी, ज्वार हरणी, पाप हरणी, पाप हरणी। अब ये आप समझिए, ज्वार हरणी पाप हरणी क्यों कहते हैं? कहते हैं कि जिस व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में बुखार वगैरह आते रहता है, बहुत सारी समस्याएं होती रहती, वो व्यक्ति अगर इस जगह में जाके स्नान करता है तो उसके शरीर से ये ज्वार हरणी यानी कि बुखार वाली चीजें हैं वो बहुत कम आती है। ये हमारे प्रमुख ग्रंथों में और बहुत सारी चीजों में ये देखने को मिलता है कि ऐसा वर्णन देखने को मिला है। ठीक, फिर उसके बाद याद रख लेना, इसी नदी का नाम एक और देखने मिलेगा, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी का मतलब ये होता है कि भैया अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु हो गई है और उसकी आत्मा फिर भी भटक रही है, तो कहते हैं कि इस नदी में स्नान करने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की। जिसे हम मोक्षदायिनी भी कहते हैं, ये याद रखना है। देखो मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन से संबंधित बिल्कुल शांति और बहुत मोक्ष वगैरह जैसी चीजें या कोई पाप जैसी चीजें अगर खत्म करने की बात आ रही, तो आप सीधे सीधे क्षिप्रा नदी पे जाना। तो देखिए, मोक्षदायिनी, ज्वार हरणी, पाप हरणी, है ना, कनक श्रृंगा, कनक श्रृंगा। और एक और लिख लेना, एक और जो इंपॉर्टेंट है, एक इसका नाम है प्रलोक्य। प्रलोक्य, तो ये इतने नाम जो है ये आपको याद रख लेना। वैसे तो और भी नाम है, परंतु आपको ये मेजरली इतने नाम याद रख लेना, कनक श्रृंगा, मोक्षदायिनी, पाप हरणी, ठीक है, ज्वार हरणी और प्रलोक्य। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बहुत बार ये पेपर में आए हुए हैं कि सर ये नदी के अन्य नाम क्या क्या है। ठीक है, फिर मैंने बाणेश्वरी बता ही दिया। फिर अगर और कोई नाम याद रख लेना है तो एक नाम इसका एक और याद रख सकते हैं, और वो है सोमवती। क्या नाम है? सोमवती। तो इतने नाम है भैया, तो ये आपको नाम बहुत अच्छे से याद रख लेना। अब प्रश्न उठता है कि सर ये तो आपने उद्गम और प्राचीन नाम से संबंधित और अन्य नाम से संबंधित चीजें बता दिए, कृपया सर ये बताने की कोशिश करिए कि इस नदी का अवसान, अवसान इट मीन्स कहाँ जाके अपना मुहाना बनाती है। तो आपको याद रख लेना बाबू कि अब यहाँ से आप देखो ये निकल रही है इंदौर से, और ये जो जिस एरिया में जा रही है, एरिया को आप अच्छे से जानते हैं, ये एरिया सर मंदसौर वाला एरिया है। तो अवसान कहाँ बना रही है? मंदसौर में बना रही है। तो ये 3-4 चीजें जो कि एग्जाम में सीधे सीधे उठ के आते हैं, तो आपको याद रख लेना। अवसान है मुहाना कहाँ बना रही है, तो आप बता देना कि ये सर मुहाना जो बना रही है वो मंदसौर जिले में बना रही है। किस जिले में? मंदसौर जिले में बना रही है। ओपन कहाँ से हुई है या फिर कहना चाहिए ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो आप बता देना काकरीबरडी, मऊ, इंदौर, बालेश्वरी कुंड, ठीक है, बालेश्वरी नदी के नाम से, विंध्याचल, प्रयाग पर्वत। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अन्य नाम पे याद रख लेना, कनक श्रृंगा, मोक्षदायिनी, सोमवती, ज्वार हरणी, पाप हरणी, प्रलोक्य। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिए कि इसका अन्य नाम और इसके अन्य चीजें देख लिए। अब थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं कि एक्चुअल में लंबाई कितनी है। तो देखो लंबाई आप देखिए, ज्यादा लंबाई नहीं दिख रही है, तो याद रख लेना 195 किलोमीटर। कितनी? 195 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एक और नाम इसका अन्य नाम लिख लेना, अमृत, अमृत संभवा। अब यार दिमाग लगाइए कि जिस नदी के तहत सारी ही चीजें पुण्य वाली दिखाने को बात कर रहा है, जिसके अंतर्गत मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो सिंपल सी बात है ये अमृत संभव जैसी कोई चीज तो हो ही सकती है। तो ये याद रख लेना कि अमृत संभव इसका नाम भी देखने को मिलता है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। वैसे मैं सोच रहा था कि इसे लिख के करूं, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार आपको लिख के बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इस नदी के अंतर्गत प्रमुख घाट देखते हैं, क्योंकि प्रमुख घाटों से भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं। प्रमुख घाट, प्रमुख घाट। ठीक है, घाट का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। घाट का मतलब होता है नदी के किनारे पे, नदी के तट पर जो है वो एक बहुत बड़ा सीमेंट के द्वारा या किसी सीमेंट के द्वारा ही प्रॉपर्ली भी बनता है। सीमेंट के द्वारा रेत है, ईट गिट्टी, ये दुनिया की चीजें, इनको मिलाकर एक घाट बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह, स्नान वगैरह और अन्य चीजों का कार्य किया जाता है, जैसे पूजा पाठ हो गया। तो ये सारी चीजों के बनाने के लिए घाटों का निर्माण किया गया है, और यहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण घाट है जिसका नाम है राम घाट। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है तो समझना, ये राम घाट वही घाट है जहाँ पे शाही स्नान होता है, इसलिए इसको शाही स्नान घाट भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर शाही स्नान क्यों होता है? अरे बाबू आपको पता है कि मैंने बोला उज्जैन में है ये घाट, उज्जैन में है। और आपको मैंने बताया कि उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? सिंहस्थ मेला लगता है। देखो
सिंहस्थ मेला आपको याद रख लेना है। सिंहस्थ मेला जो है या कुंभ के मेला जो है वो 4 जगह लगते हैं। एक नासिक हो गया हमारा, एक उज्जैन हो गया, एक हमारा इलाहाबाद हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लगता है, लेकिन इलाहाबाद में जो लगता है वो महाकुंभ लगता है, जो 144 सालों में होता है, ठीक है, वो महाकुंभ वहां लगता है। लेकिन ये 12 सालों में जो लगता है सिंहस्थ। अभी अगला सिंहस्थ मेला कब लगने वाला है, तो ये नोट करके रख लेना, उज्जैन में अगला सिंहस्थ मेला लगने वाला है 2028 में, 2028 में। तो ये आपको याद रख लेना है। शाही स्नान घाट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं की पूजा करने के बाद व्यक्ति सिंहस्थ मेला का प्रारंभ होता है, यहीं से स्नान करने के बाद सिंहस्थ मेला प्रारंभ होता है। इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन निकलता ही निकलता है, तो आप बता देना। रामघाट शाही स्नान घाट इसी को कहते हैं, ये उज्जैन में है, 12 वर्षों में यहाँ सिंहस्थ मेला लगता है। अगला सिंहस्थ मेला 2028 में लगने वाला है। कब लगने वाला है अगला मेला, 2028 में लगने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे चलिए। फिर दूसरा है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ये भी याद रख लेना, यहीं पे है, पर इसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट चीज है नहीं जितना राम घाट के संबंधित है। तो ये 2 घाट है जो कि आपको याद रखना ही रखना है, किसी भी तरीके से भूलना नहीं, ठीक है। राम घाट और त्रिवेणी घाट। अगर बोल दिया जाएगा कि सिंहस्थ मेला किसके तट पर लगता है, तो आप बता देना राम घाट के तट पर लगता है, ठीक है, राम घाट के तट पर लगता है। दूसरा, अब आप देख रहे हैं कि ये नदी जो है ये मालवा में बह रही है, इसलिए इस नदी को एक उपमा दी जाती है, मालवा की गंगा। क्या कहते हैं, मालवा की गंगा, मालवा की गंगा। अब मालवा की गंगा कह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसकी सहायक नदियां भी होंगी, सहायक नदियां भी होगी। तो हाँ सर, सहायक नदियां पहली तो याद रख लीजिए, इसकी सहायक नदी गंभीर है। कौन सी है, गंभीर है। दूसरी याद रख लीजिए खान। अभी खान नदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश की सबसे दूषित नदी मानी जाती है, और वर्तमान में ये नदी एक नाले का रूप ले ली। किसका रूप ले लिए, नाले का रूप ले ली। तो खान नदी के बारे में इतना याद रख लेना, ठीक है। फिर देखो, कई जगह ये बोला जाता है कि इसी खान नदी को हम कान्हन नदी भी कहते हैं, तो ये इसका एक अन्य नाम है, तो ये याद रख लेना। अगर खान नदी को क्या कहते हैं, तो कान्हन नदी, ठीक है। फिर उसके बाद अगली याद रख लेना, सरस्वती नदी। कौन सी, सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी, ये इतनी नदी जो है, ये हमारी क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों में कौन हो गया, गंभीर हो गया, खान हो गया, कान्हन हो गया, क्षिप्रा हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चलाई थी, जिसके अंतर्गत बोला गया था, एक्चुअल में क्या होता था, गंभीर और खान का जो पानी था वो सीधे जाके कहाँ पे जुड़ता था, क्षिप्रा में। और क्षिप्रा में जब जुड़ता था तो होता यूं था कि क्षिप्रा में जिस एरिया में जाता था वहीं पे क्या लगने वाला था, महाकुंभ लगने वाला है 2028 में। तो अभी से हमारे मोहन यादव जी ने ये किया कि भैया आने वाले समय में पानी दूषित ना रहे। जैसे भी देखेंगे महाप्रयागराज में जब लगा था महाकुंभ प्रयागराज में, तो दूषित पानी वहाँ का बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत सारे टेस्ट हुए तो वहाँ बताया गया कि ये पानी स्नान करने की तो छोड़िए, इसे टच करने लायक कभी नहीं, एज अ रिजल्ट आया था। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी। तो इसको वर्तमान में गवर्नमेंट में ध्यान में रखते हुए एक्चुअल में जो गंभीर नदी और जो खान नदी है, जो एक प्रकार से नाला बन गया, नाला का मतलब होता है जहाँ पे आपके लेटरिन बाथरूम का जो पानी है, डेली का जो पानी, ये पानी पूरा उसमें जाता है। तो ये पानी को क्षिप्रा नदी से अलग करने के लिए, मतलब देखो जाएगा क्षिप्रा नदी में ही, लेकिन याद रख लेना क्षिप्रा नदी में जहाँ पे मेला लग रहा है उज्जैन के पास, वहां ना जाके पानी थोड़ा आगे जाएगा, तो इसको लिंक किया गया है। तो याद रख लेना, खान गंभीर लिंक परियोजना करके एक योजना भी आई है। तो ये आप लोग करंट अफेयर से संबंधित अपडेट रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये अगर, चलो हाँ ठीक है, अभी आगे बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गंभीर नदी कहाँ से निकलती है, तो गंभीर नदी के बारे में लिख लेना, गंभीर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बता देना जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अब जाना पाव पहाड़ी से, अब मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जाना पाव पहाड़ी से कितनी नदी निकलती है। मैंने बताया जाना पाव पहाड़ी से हमारी चंबल नदी भी निकलती है, ठीक है, चंबल नदी भी निकलती है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद इंदौर जिले के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है, और वो देखने मिलती है हमारी एक प्यारी सी रामसर साइट्स। अब ये आपको याद रख लेना है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ रामसर साइट्स, इसका मतलब क्या है। ये मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो रामसर की याद रख लेना, रामसर साइट 1971 में एस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो ईरान में हुई है। कहाँ पे हुई है, ईरान देश में हुई है। अभी रामसर का मतलब क्या होता है, रामसर से आपको ये लगेगा कि ये भारत का ही शहर है। याद रखना, रामसर एक ईरान का शहर है, जिसके अंतर्गत जितने भी विश्व के आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि का मतलब होता है दलदली भूमि, दलदली भूमि उसको कह सकते हैं जहां पे वर्ष भर पानी 25
25 सेंटीमीटर पानी अवेलेबल होता है उसे हम दलदली क्षेत्र घोषित करते हैं। तो ये है आर्द्र भूमि क्षेत्र। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि रामसर साइट से तात्पर्य क्या है तो बता देना आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। अगर इंग्लिश में आ जाए तो बता देना बाबू वेटलैंड, क्या है ना, वेटलैंड। व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेटलैंड, तो आप बोल देना ऐसी भूमि जहां पे 25 सेंटीमीटर पानी वर्ष भर रहता है उसको दलदली क्षेत्र कहते हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसे 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 कितने स्थल है, तो वर्तमान में 5 स्थल है। अब हमको पूरा तो याद नहीं रखना है, लेकिन हमको इंदौर के बारे में याद रख लेना है। इंदौर में क्या है, तो यशवंत सागर झील है। कौन सी है, यशवंत सागर झील है, यशवंत सागर झील है, यशवंत सागर झील है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, यशवंत सागर झील। वैसे टोटल एमपी में कितने हैं, 5। अब आप मुझे कमेंट्स करके देखो, ये आपका कर्तव्य है कि 5 कौन से बताना। तो मैं अभी चाहता हूँ बता भी दूंगा आप लोगों को कि भैया तवा जलाशय है, दुनिया है, लेकिन अभी देखो मैंने 2 बता दिया हूँ। अब आगे के 3 जो है वो आप कमेंट्स में पिनअप करेंगे ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आप लोग पढ़ने में सीरियस है। और आपको मैं बता दूं बेटा, पढ़ाई करना है तो सीरियसली करना, नहीं तो मत करना। माँ बाप के पैसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरा कोई काम करिए, बात होती है खत्म। पैसे खर्च करने की, बाप आपके कमाई के पैसे को ऐसे बर्बाद मत करिए। करना है पढ़ाई तो ईमानदारी से करना, नहीं तो मत करना, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप रख लेना याद 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। तो ये याद रख लेना कि इंदौर में कौन सा है, यशवंत सागर। अब आपको मेरे को बताना है, इंदौर में एक और है, ठीक है, फिर शिवपुरी में भी है, नर्मदापुरम में भी है, और रिसेंटली हमारा भोपाल में भी है। तो आपको मैंने एरिया बता दिया, आप सिर्फ नाम कमेंट्स पिनअप कर देना ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, अब क्या हुआ, एक परियोजना चल रही है और इस परियोजना के बारे में याद रखना है। ये परियोजना पूछी जा सकती है, नर्मदा क्षिप्रा परियोजना, नर्मदा क्षिप्रा क्षिप्रा लिंक परियोजना, लिंक परियोजना। ये क्या है, ये क्या है, देखिए यहाँ से आ रही बाबू, यहाँ से आ रही बाबू हमारी नर्मदा नदी, यहाँ से कौन सी नदी आ रही है, आ रही हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक्चुअल में क्षिप्रा नदी में पानी सूखे ना करके, क्षिप्रा नदी में पानी खत्म ना होकर के यहाँ से इसको पाइप के माध्यम से पानी दिया जाता है। किसके माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से पानी दिया जाता है। इसे ही नर्मदा लिंक परियोजना कहते हैं। और ये 2012 में प्रारंभ हुई है। कब से हुई है, 2012 में प्रारंभ की गई है। ये आपको याद रख लेना है कि ये कब प्रारंभ हुई है, तो 2012 में। और याद रखना जिस स्थान से ये परियोजना स्टार्ट हुई है वो हुई है उज्जैन से, और सॉरी इंदौर से, ठीक है। देखो यही होता है कि मेरी जुबान अगर कुछ निकल भी गई ना, तो पेन मेरा जो है, मेरी जो इंक जो है, मेरी स्याही जो है, मेरे हाथों की जो कलाकारी जो है वो बेवफा नहीं हो सकती। इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई मोहब्बत करना है ना तो पुस्तकों से करना। अगर बेवफा भी निकली ना तो कुछ बनाकर छोड़ेगी, लड़कियों की तरह नहीं कि नहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके चल जाएगी, ऐसा नहीं। बेवफा भी निकली तो तकदीर बना के जाएगी, ठीक। देखो इंदौर मैंने बताया। अब इंदौर के बाद आपको याद रख लेना कि इंदौर के जिस गांव में हुआ है उसका नाम है उज्जैनी। अब देखो बच्चे यहीं फंसेंगे, यहीं फंसेंगे, और बच्चे बोलेंगे सर उज्जैनी नाम तो उज्जैन का है। मैं बोलूंगा बाबू उज्जैनी उज्जैन का पुराना नाम है, आई नो वेरी वेल, बट ये उज्जैन जो गांव है ये अभी वर्तमान में एक गांव है जो कि इंदौर के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन यही फंसा देगा कि नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना 2012 में जो हस्ताक्षरित हुई थी ये उज्जैनी गांव में हुई थी, उज्जैनी गांव में। अब बताइए उज्जैनी गांव मध्य प्रदेश किस जिले में आता है। बाबू एग्जाम वाला तो कुछ भी फंसा सकता है, समझने की कोशिश करिए। तो वो फंसा देगा तुम लोगों को कि भैया उज्जैन। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 99% बच्चे जाएंगे उज्जैन की ओर, क्योंकि उन्होंने पढ़े हैं कि उज्जैनी किसका पुराना नाम है, उज्जैन का पुराना नाम है। तो ये याद रख लेना कि इंदौर का ये एक गांव है जहां पे ये पानी यहाँ से जाता है। तो ये याद रख लेना ये उज्जैनी से, इंदौर के उज्जैनी से पानी क्षिप्रा में जाता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी अभी तक, ठीक है। इतना आप लोग याद रख लेना। फिर उसके बाद याद रखना एक और नदी को लिख लेते हैं, ये खान नदी जो इंपॉर्टेंट है, इसी में लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा ये करेंगे खान नदी। खान नदी याद रख लेना ये राला मंडल वाले एरिया से निकलती है। कहाँ से, राला मंडल वाले एरिया से निकलती है, राऊ वाले एरिया से, ठीक है, राला मंडल राऊ से। अब मुझे कमेंट्स करके ये बताइए राला मंडल, राला मंडल में राला मंडल का नया नाम क्या है, राला मंडल का नया नाम क्या है, ये कमेंट्स करके बताएंगे कि राला मंडल जो हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया है, ठीक है, इसका नया नाम क्या है। राला मंडल बायो बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसका नया नाम मुझे बताइएगा। राला मंडल नाम किसके नाम के अंतर्गत हुआ है आप मुझे बताइएगा। फिर ठीक है, एक याद रख लेना सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी भी भैया यहीं से निकलती राऊ से,
ठीक, अब मेरे को इसके बारे में बता दीजिएगा। उम्मीद करूंगा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे लेक्चर आप लोगों के लिए, देखो यही लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा लाइव में, क्या होता है कि तुम लोगों से कनेक्शन करूंगा कि भाई या समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया। इसमें यह होगा कि मैं आप लोगों को वही चीजें पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ हर एक उस फैक्ट को लेकर चल रहा हूँ जो कि एग्जाम से बाहर नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिए। उम्मीद है आप लोग पढ़ते रहेंगे। मुझे 8-10 दिन का समय दीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच बीच में रिकॉर्डेड क्लासेस पहुंचाते रहूंगा। लाइव क्लासेस नहीं होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय संविधान।